नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम 3 बजे की क्लास जो होती है हमारा RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दोस्तों इसमें। और अभी तक जो है 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए गए हैं। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है दोस्तों। अगर बात करें इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो इसमें आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बताइए आप किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, या फिर बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। पूछा गया है कि कालीबंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है। कालीबंगा जो है दोस्तों यह मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगर बात करें कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, तो यह हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ के राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंबिसार है, विमल शाह है, वराह मिहिर है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, विमल शाह ने करवाया था। ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। अगर बात करें दिलवाड़ा जो मंदिर है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, तो यह माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है राजस्थान में दोस्तों, और यह जैन मंदिर है। क्या जैन मंदिर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेस, विसेंट स्थिम स्मिथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहने वाला दोस्तों यह कौन है, यह आपका जो है विसेंट स्मिथ है। विसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, चौथा, कि किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, मौलाना अब्दुल कादरी, शेख सलीम चिश्ती। तो इनमें से कौन है दोस्तों कि जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का दरबार देखे हैं। यह निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली के सल्तनत काल के 7 शासकों का शासनकाल देखा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था, वह इस युद्ध को किस नाम से बुलाते थे। शिवाजी ने जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था और इसे किस नाम से पुकारते थे, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है शिवा सूत्र से, महादेव सूत्र, दुर्गा सूत्र, भगवा सूत्र से। तो गुरिल्ला युद्ध को जो पुकारता थे शिवाजी, यह पुकारते थे आपके शिवा सूत्र के नाम से। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। छठवां पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला किला किसे बनाया था दोस्तों। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, सेवरी फोर्ट, मसूलीपट्टनम। तो यह बनाया गया था, पहला किला जो था अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। पहला ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे। रामास्वामी नायकर थे, ज्योतिबा फूले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, महात्मा गांधी थे। तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर जो हैं आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है आठवां प्रश्न की किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है। झांसी की रानी का समाधि स्थल कहाँ है। झांसी में, ग्वालियर में, इंदौर में, या फिर बनारस में है। तो जो झांसी की रानी का समाधि स्थल है यह ग्वालियर में है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा दोस्तों। और बात करें महारानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वह क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था मणिकार्णिका था। क्या नाम था? मणिकार्णिका था। और दोस्तों यह शादी के बाद लक्ष्मीबाई के नाम से पहचानी गई। फिर उसके बाद जो इन्होंने 1857 की क्रांति के पश्चात इन्होंने वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था।
ऑप्शन आपके सामने हैं। बॉम्बे अधिवेशन 1921 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में, मद्रास अधिवेशन 1927 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? यह अपनाया गया था नागपुर के अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय विजय राघवाचारी कर रहे थे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? ऑप्शन आपके सामने है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो 1784 में था, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, या 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो यह जो खुली प्रतियोगिता दी गई थी दोस्तों, जो है सिविल सेवाओं के लिए भर्ती चयन खुली प्रतियोगिता से होगा, यह 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के नाम से प्रसिद्ध है? लैगून झील के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? कांजिया झील, आगरा झील, मानसर झील, चिल्का झील। तो जो लैगून झील के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, यह चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में आपके स्थित है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? बैरन द्वीप है, नारकोंडम आइसलैंड है, दक्कन टैप है, या फिर बारातंग द्वीप है? तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, यह बैरन द्वीप है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। बैरन द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर का पूछा जा रहा है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर कहा जाता है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है, यह हमसे पूछा गया है। 19 अगस्त को, 23 अक्टूबर को, 12 मई को, 4 जुलाई को। तो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है दोस्तों, यह होती है आपके जो है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, और उसे अपसौर कहा जाता है। जब दूरी की बात पूछ लिया तो सबसे करीब कब होती है पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब कब होती है? तो यह होती है 3 जनवरी को, जिसे जो है 3 जनवरी को होती है, और जिसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। सॉरी, क्या है? अपसौर के नाम से दूर को जाना जाता है, और करीब को जाना जाता है उपसौर के नाम से। किसके नाम से? उपसौर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के बीच दिए गए कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें पूछा गया कि खनिज पदार्थ हैं और खनिज क्षेत्र हैं, कौन सा पदार्थ जो है कहाँ से निकलता है? ग्रेफाइट कहाँ से निकलता है? खनन क्षेत्र इसका कहाँ है? तो ग्रेफाइट का पूछा है, तो ग्रेफाइट का रंपा है दोस्तों। ऑप्शन तीसरे के साथ जाएगा। सीसा का कहाँ खनन होता है? खनन क्षेत्र सीसा का जो है यह जावर है। लवड़ की बात की जाए तो लवड़ जो है दोस्तों इसका खनन क्षेत्र है बेल्लारी। चांदी का डिडवाना में है। तो ऑप्शन पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। चलिए देखते हैं, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा केवल ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं? सवाना घास के मैदान नहीं हैं, कहाँ नहीं हैं? अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सवाना घास के मैदान जो है दोस्तों यह यूरोप में नहीं है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका की आधी सतह पर आमतौर पर जो है मध्य अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है भारत के बड़े हिस्से में शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना, या पहली पंचवर्षीय योजना में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो अपनाई गई थी यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, जिसका कार्यकाल है 1956 से लेकर 1956 से 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय रहा है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है किस वर्ष लागू की गई थी? 1995 से 96 के बीच में, 98 से 99 के बीच में, 2000 से या 2001 के बीच में, 2004 या फिर 2005 के बीच में। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी, यह शुरू की गई थी आपकी 1998 से 1999 के बीच में शुरू की गई थी दोस्तों। और जो है इस योजना को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न इसमें 19 नंबर का पूछा गया है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? कीमती खनिज से, दलहन से, जूट से या फिर बागवानी और शहद से संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति पूछा गया है दोस्तों। तो स्वर्ण क्रांति जो आपकी संबंधित है बागवानी और शहद से संबंधित है इसका। चलिए अगर बात किया जाए दोस्तों 1991 इसे जो है 1991 शुरू हुआ था और 2003 तक चली थी स्वर्ण क्रांति आपकी। अगर बात किया जाए स्वर्ण क्रांति के जनक कौन थे, तो यह जनक थे निरपक्ष, कौन थे? निरपक्ष तुतज थे। निरपक्ष तुतज जो है स्वर्ण क्रांति के जनक थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर का पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका जिसे प्रस्तावना का विचार किस देश से संबंधित है? प्रस्तावना का जो विचार है दोस्तों किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है इटली, यूएसए, फ्रांस, कनाडा। तो पूछा गया है कि प्रस्तावना का जो जो विचार दिया गया है यह किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना के विचार की बात किया जाए, मॉडल की बात किया जाए तो यह यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का मॉडल जो है यूएसए से लिया गया है। अगर यहीं पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से आपकी भाषा ली गई है प्रस्तावना की। ठीक है, अब समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक किसे समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री को। तो जो मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है दोस्तों, यह समझा जाता है आपके किसे? न्यायपालिका को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसमें दोस्तों अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत आपके जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहीं बात की गई है 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 40, 44 या फिर 50 है? तो यह बात कही गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अनुच्छेद 51 में कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगर यही बात किया जाए अनुच्छेद 44 की, तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है दोस्तों कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना। बात किया जा रहा है अगर 40 की पूछा जाए तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना है। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं बात कर लिया जाए अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। चलिए 24 नंबर का इसमें प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए हैं दोस्तों? यह आपके दिए गए हैं किसमें? यह आपके भाग संख्या 11 में दिया गया है दोस्तों। फिर इसमें अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान के लिए न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन द्वारा? तो कहा गया है कि मतदान करने की उम्र जो है आपकी 18 वर्ष कर दी गई है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह आपका किया गया है 61वां संविधान संशोधन द्वारा।
ठीक दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगर बात किया जाए 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो 52वें संविधान संशोधन में जो है दोस्तों राजनीतिक के दलों में जो है दल बदल विरोधी प्रावधान हुआ था। 69वें की बात कर ले रहे हैं तो 69वें संविधान संशोधन में जो है केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है आपका 26 नंबर का कि श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो इसमें जो कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है टेस्ला होता है दोस्तों, या फिर एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, यह आपकी नाइट्रोजन है। पहला ही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 29 नंबर का, कह रहा है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल में लगता है। बाजरा में, सरसों में, मूंगफली में, धान में। तो टिक्का रोग की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो टिक्का रोग आपका मूंगफली में लगता है। किसमें, टिक्का रोग जो है मूंगफली फसल में लग जाता है। अगला है कि इसमें पूछा जा रहा है कि मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है। मलेरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हृदय को, फेफड़े को, वृक्क को, प्लीहा को। मलेरिया की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विभु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। विभु किसका पर्यायवाची है। ब्रह्मा और आत्मा का, सर्वव्यापक नित्य का, महान ईश्वर का, चिर अस्थायी दृढ़ का। तो विभु पूछा गया है, विभु किसका पर्यायवाची होता है। यह होता है आपका सर्वव्यापक तथा नित्य का। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चापलूसी करना, नारदगिरी करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, झगड़ा करना। तो पूछा गया है कि छक्का पंजा करना अर्थात जो है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। फिर इसमें पूछा गया है कि इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि संख्यागमन का संधि विच्छेद क्या है। संख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होता है सही। संख्यागमन का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन सी की तरह होता है, सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन इसका संधि विच्छेद होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य का अशुद्ध भाग कौन सा है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें कौन सी त्रुटि है, किस शब्द की त्रुटि है दोस्तों सभी को पता है। मैंने की जगह मुझे होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन पहले में ही गलती बताई गई है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। गोस्वामी तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, संत तुकाराम हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता की बात करें तो यह सूरदास हैं। ठीक, सूरदास हैं। सूरदास की 3 रचनाएं प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सूर सागर है, सूर सागर दोस्तों, और आपकी सूर सरावली, सूर सरावली, और दूसरी आपकी है साहित्य लहरी, या दिया गया है आपकी। ठीक, 2 रचनाएं और हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कौन कौन है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है। कौन महिला है। तो यह आपकी शिवा चौहान है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 53 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2022-23 में किस कंपनी को जो है दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड बना दिया गया।
कह रहा है कि 2023 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड बनाया गया है दोस्तों? कौन सी कंपनी है? गूगल है, एप्पल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो यह आपकी कौन सी कंपनी होगी? यह आपकी दोस्तों है जो कि कौन सी होगी? यह आपकी अमेजन कंपनी है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए, पूछा गया है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है झांकी का पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो यह आपके दिया गया है उत्तराखंड को। ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। 55 नंबर का प्रश्न है, विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है? कौन सा देश सबसे बड़ी जीत हासिल किया है दोस्तों? यह आपका नीदरलैंड है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 में संपूर्ण पर्यटक पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? कितने पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो यह 50 पर्यटक स्थलों को जो है विकसित किया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश का पूर्णतः जो है डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है? डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो यह आपका बन गया है केरल राज्य। अगला प्रश्न है, माउंट मोरापी ज्वालामुखी जो है, माउंट मोरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही के समय में विस्फोट हुआ है, किस देश में है दोस्तों? यह किस देश में स्थित है? माउंट मोरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो माउंट मोरापी ज्वालामुखी आपकी इंडोनेशिया में है। ठीक। अगला प्रश्न इसमें 59 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारत फ्रांस के मध्य जो है कह रहा है कि फ्रिंजेक्स 2023 का युद्धाभ्यास भारत में कहाँ हुआ था? भारत में कहाँ हुआ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में है, वाडियार में हुआ है, विलेर द्वीप में हुआ है, चेन्नई में हुआ है। तो यह आपका हुआ है तिरुवनंतपुरम में हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? कौन है दोस्तों 5 रेलवे स्टेशन में? गोरखपुर है, वाराणसी, गोंडा, लखनऊ। तो यह आपका गोंडा स्टेशन है। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 542, 250, 475, 122। तो राज्यसभा में सबसे अधिकतम संख्याओं की जो संख्या होती है सदस्यों के, यह होती है 250। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि नवनालंदा महाविहार, कह रहा है कि नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार जो है किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? ह्वेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थल है, पाली अनुसंधान संस्था है, संग्रहालय है। यह महाविहार लिखा गया है। यह दोस्तों जो है कि बौद्ध अनुयायियों से संबंधित रहता है। जहाँ बौद्ध के अनुयायी रहते हैं उन्हें महाविहार कहा जाता है, विहार भी कहा जाता है। तो नालंदा जो महाविहार है किससे संबंधित है? तो यह आपके पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि कह रहा है कि पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पट्टदकल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में, मणिपुर में, असम में, कर्नाटक में। तो यह आपका मनाया जाता है दोस्तों, कहाँ मनाया जाता है? यह आपके जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से द सीक्रेट ऑफ द वेद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ द वेद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे कृष्णामूर्ति हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, एनी बेसेंट हैं, या फिर श्री अरविंदो हैं। पूछा गया है कि द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात किया जाए दोस्तों तो कौन है? इसके लेखक हैं आपके अरविंदो घोष हैं। कौन है? अरविंदो घोष। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी राज्य कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम, मणिपुर, सभी को पता होगा। सबसे पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी की बात किया जाए
तो पश्चिम में कौन है? गुजरात है। उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर में कौन होगा दोस्तों? उत्तर में आपका है राज्य की अगर बात किया जाए तो राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक, उत्तरी में हिमाचल प्रदेश है और वैसे जम्मू कश्मीर है। ठीक, और बात किया जाए सबसे दक्षिण में कौन है? दक्षिण में आपका तमिलनाडु है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है दोस्तों? तानिया सचदेव हैं, कोनेरू हम्पी हैं, द्वारिका द्रोणावल्ली हैं या फिर भक्ति कुलकर्णी हैं। तो यह आपकी दोस्तों बनी है, कौन है? हम्पी, एक मिनट, कौन है? कोनेरू हम्पी हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा, बी वाला। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आर्द्रभूमि दिवस के नाम से। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका दोस्तों 2 फरवरी को। वेटलैंड या फिर आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, अगर बात करें 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को आपका मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बाराबती किला किस शहर में स्थित है? जो बाराबती किला है कहाँ स्थित है? रायपुर में है, गुवाहाटी में है, मदुरई में है, कटक में है। तो बाराबती किला जो है दोस्तों यह आपके कहाँ है? कटक में स्थित है, कटक उड़ीसा में। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली कौन सी है दोस्तों? लोकप्रिय शैली क्या कहलाती है या कौन सी है दोस्तों? द्रविड़ शैली है, पंचायत शैली, शिकारा शैली, नागर शैली। तो उत्तरी भारत में जो मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली है यह नागर शैली है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार की कब स्थापित किया गया था? 1978 में, 1985 में, 1997 में, 1991 में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो स्थापित किया गया था यह आपका किया गया था 1985 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।